2071 अहंकारी लाल बादल। लोन बैम्बू ने लाल बादल का हवा में पीछा किया और अपनी तलवार से तेजी से वार करने लगा। लेकिन लाल बादल बहुत तेज था और लोन बैम्बू की तलवार के हर वार से बच निकलने में कामयाब रहा। मैं मदद करूंगा। हान सेन ने अपना चाकू निकाला और उसे लाल बादल की ओर घुमाया। उसने अपने कानों पर पंख लगा लिए और उसकी गति बढ़ गई। लाल बादल और भी तेजी से आगे बढ़ा और हान सेन से बच निकला। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। उसने अंदाजा लगा लिया था कि बादल की गति कहाँ तक होगी, इसलिए उसने अपना निशाना लाल बादल के सामने कर लिया। यदि कोई हमला उसके उड़ान पथ से होकर गुजर रहा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाल बादल कितना तेज था। लेकिन उसी गति से आगे बढ़ने के बजाय लाल बादल तुरंत फिर धीमा हो गया। हान सेन का हमला बिना किसी नुकसान के उसके पास से निकल गया। मुश्किल छोटी चीज। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह झूलता रहा। लोन बैम्बू और हान सेन ने लाल बादल से संपर्क किए बिना उस पर हमला जारी रखा। हालांकि लाल बादल बच नहीं सका, क्योंकि उसे लगातार दोनों के हमलों से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब हान सेन लाल बादल के सभी संभावित बच निकलने के रास्तों का हिसाब लगा रहा था और वह पागलों की तरह अपना खूनी पंख वाला चाकू लहराता रहा। उसने दुश्मन को फंसाने के लिए अपने चाकू के रेशम से एक जाल बनाया। लेकिन लाल बादल ने चलना बंद नहीं किया और उसकी गति टेलीपोर्टेशन जैसी थी। चाकू के रेशे उसे छू भी नहीं पा रहे थे। लाल बादल को फिर से तेजी से बढ़ता देख हान सेन को आखिरकार कुछ समझ आया। ये जीव भागने की कोशिश में अचानक तेजी नहीं दिखा रहा था, जैसे कोई खरगोश करता है। ये जीव हमेशा इतनी तेज चलता था। अचानक समझ आया कि यह जीव कभी डरता ही नहीं था। लाल बादल रॉकेट की तरह इधर उधर उड़ रहा था और पीछे लाल धुंध का एक जाल छोड़ रहा था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उस जीव ने अपने कंट्रेल्स का इस्तेमाल करके बेवकूफ़ शब्द लिखा था। अरे, ये आदमी कितना होशियार है, ये आम भाषा भी बोल सकता है। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने बादलों को देखा। ये सिर्फ एक माकीज है, लेकिन जब स्काई यहाँ आया था तब ये रेनबो क्लाउड पीक पर रहता था। इतने सालों बाद इसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति किसी साधारण बादल जानवर से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन माकीज ही वह सर्वोच्च स्तर है जिसे यहाँ हासिल किया जा सकता है। इससे ऊंचे स्तर को सहारा देने के लिए कोई संसाधन नहीं है। अगर होते तो यह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता, लोन बैम्बू ने कहा। चिंता मत करो, जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो हम उसे घुमाने ले जाएंगे और जल्दी से उसका स्तर बढ़ा देंगे, हान सेन ने लाल बादल को देखते हुए कहा। लाल बादल हवा में तेजी से ऊपर उठ गया। लाल धुंध के निशान एक और शब्द बोलने लगे, बकवास। और फिर लाल बादलों ने एक इमोजी बनाया जो उन्हें तिरस्कार से देख रहा था। और फिर बादलों ने मुड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक लाल हाथ बनाया और हान सेन की ओर एक उंगली उठाई। धिक्कार है, यह आदमी तो एक ट्रोल है। हान सेन ने अपने ड्रैगन पंखों को बुलाया और लाल बादल के पीछे भागा। जैसे ही लाल बादल ने गति पकड़ी और उसके चाकूनुमा हवा से बच निकला, हान सेन ने अपने ड्रैगन पंख फड़फड़ाए और प्राणी के ऊपर प्रकट हुआ। और फिर हान सेन ने नीचे की ओर वार किया। ऐसा करते हुए उसने कहा, साले, अब थोड़ा घमंडी बनो। बस थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन हान सेन का चाकू लाल बादल की गति का मुकाबला नहीं कर सका। उसके चाकू को बस एक बाल जितनी मोटाई की दूरी तय करनी थी, लेकिन चाकू की हवा उसे पकड़ नहीं पाई। वह जीव तेजी से भाग गया और उनके बीच की दूरी फिर से बढ़ गई। हान सेन उस जीव को भागते हुए देख रहा था और फिर बादल एक आत्मसंतुष्ट इमोजी में बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो इमोजी धूम्रपान कर रहा हो। हान सेन ने शैतानी मुस्कान दी और ब्लड फेदर नाइफ का इस्तेमाल किया। अदृश्य चाकू के रेशों को एक जाल में बुना गया और उन्हें लाल बादल की ओर उड़ा दिया गया। लाल बादल चाकू के रेशों से टकराया, लेकिन बादल स्वयं टोफू जैसा था और वह कटकर दूर चला गया। हालांकि हान सेन ने चाकू के रेशों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया था। अभी तक उसे मारने की उसकी कोई योजना नहीं थी। अब तुम कितने घमंडी हो गए, हान सेन लाल बादल पर चिल्लाया। अचानक बादल फिर तेजी से आगे बढ़ा। वह चाकू के रेशों की ओर बढ़ा, लेकिन महीन रेशों ने उसे टुकड़ों में काट डाला। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह सिर्फ जानवर को सबक सिखाना चाहता था, उसे मारना नहीं। लाल बादल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह अपनी राह पर चलता रहा, अब भी तेज रफ्तार से उड़ रहा था। चाकू के रेशों ने उसे फीतों में काट दिया, लेकिन वे फीते फिर से एक सूती बादल में इकट्ठा हो गए। फिर उसने हान सेन को अंगूठे के निशान जैसा आकार दिया। वह बेवकूफ़ बादल बहुत शक्तिशाली है, हान सेन ने सोचा। ये बहुत डरावना है। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसका शरीर चकनाचूर हो सकता था। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उस चीज़ को कैसे पकड़ा जा सकता है। लोन बैम्बू ने उसे कई बार फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह भी नाकाम रहा। वे दो सबसे तेज माकीज थे, लेकिन वे लाल बादल को पकड़ नहीं पाए। अगर हान सेन टेलीपोर्ट के जरिए लाल बादल तक पहुंचकर हमला भी कर देता, तो भी लाल बादल की गति और प्रतिक्रिया समय उसे चाकू के वार और शॉकवेव से बचने में मदद करते।
जितनी देर वे लाल बादल को पकड़ने की कोशिश करते उतना ही वे उसका सम्मान करते। इस जीव को कोई ड्यूब भी नहीं संभाल सकता था। अगर वह बादल से टकरा भी जाता तो भी कोई फायदा नहीं था। उसका शरीर पानी जैसा था और उसके कुछ हिस्से कट जाने के बाद वह आसानी से फिर से बन जाता। लोन बैम्बू ने अपनी जैद तलवार को एक बवंडर जैसी चीज में घुमाया। तलवार का विशाल वायु भंवर लाल बादल की ओर बढ़ा और उस जीव को अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। लाल बादल की गति तेज हो गई और वह तलवार के भंवर की पकड़ से बच निकला। ये भी बेअसर रहा। लोन बैम्बू इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था और वह भी हान सेन की तरह इसके खिलाफ हार गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इतने लंबे समय तक जीवित रहा और स्काई पैलेस के छात्र इसे अभी तक काबू में नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ बहुत शक्तिशाली है, लोन बैम्बू ने सोचा। ये है, लेकिन ये हमला नहीं कर सकता, हान सेन ने कहा। लाल बादल को पकड़ने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए लोन बैम्बू ने फिलहाल खोज छोड़ दी। उसने कहा, मैं एक सामान्य माकीज बादल जानवर को पकड़ लूंगा। तुम्हारा क्या होगा? कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा बिना पैरों वाला सारस है, मैं उसे बदलना नहीं चाहता। हान सेन ने सिर हिलाया। जब तक उसे लाल बादल जैसा कुछ न मिल जाए वह वैसे भी किसी सामान्य माक्विस जेनोजेनिक से तेज दौड़ सकता था। कोई और बेतरतीब सवारी लेने का कोई मतलब नहीं था। बिना पैरों वाला सारस ही उसके लिए काफ़ी था। लोन बैम्बू ने एक माकीज क्लाउड बर्ड को पकड़ लिया। उसे पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आम माकीज जीव लोन बैम्बू से धीमे होते हैं और वह उसे आसानी से पकड़ लेता है। जब हान सेन और लोन बम्बू जाने ही वाले थे तो घमंडी लाल बादल उनके पीछे पीछे आ गया। वह उनके आगे आगे उड़ता रहा और भाप से और भी शब्द बोलता रहा। बेवकूफ़, बेवकूफ़, आओ और मुझे पकड़ लो। हान सेन की भौहें उठ गईं। उस जानवर को विस्मयादिबोधक चिन्ह की ज़रूरत थी। भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हें ले जाना ही होगा, वरना मैं खुद को हान सेन कहना छोड़ दूंगा। हान सेन को गुस्सा आया पर उसने मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अभी वह लाल बादल को नहीं पकड़ सकता, लेकिन आखिरकार वह उसे पकड़ने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा। घर लौटने के बाद हान सेन ने कुछ देर लाल बादल को पकड़ने के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि पत्थर बनने या जमने की क्षमताएं लाल बादल के खिलाफ कारगर होंगी, लेकिन उसकी अपनी भयावह शॉकवेव लाल बादल की गति के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर हान सेन उस जानवर के ठीक बगल में टेलीपोर्ट भी हो जाए तो भी लाल बादल इतनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता था कि शॉकवेव से बच सके। उसकी गति बढ़ाने की क्षमता लगभग अंतहीन लग रही थी, लेकिन पत्थर बनाने वाली शॉकवेव एक ऐसी शक्ति है जो एक उत्परिवर्ती जेनोजेनिक जीन को परिष्कृत करने से प्राप्त होती है। इसे डालने के लिए मुझे इसके उपयोग की कठोर शर्तों का पालन करना होगा। मैं इसे चाकू के रेशों के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं कर पाता तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता था। हान सेन तेजी से उस घमंडी लाल बादल को पकड़ने के लिए जुनूनी होता जा रहा था। कछुआ उस पर काम नहीं कर रहा था। हान सेन ने कोशिश की थी, लेकिन कछुए की छवि बादलों पर चिपक ही नहीं रही थी। जब बादल फैलते तो कछुए का जादू अपने आप हट जाता। इसे लागू करने का कोई और बेहतर तरीका भी नहीं था। अगर मेरी जेड स्किन में बर्फ जमाने की शक्ति होती और मैं जेड स्किन गॉडलाइट को चाकू के रेशों में डाल पाता तो मैं उसे बांधकर बर्फ का टुकड़ा बना सकता था। जेड स्किन की गॉडलाइट में बर्फ का तत्व तो होता है, लेकिन उसमें बर्फ जमाने की कोई शक्तिशाली क्षमता नहीं होती। हान सेन उदास होने लगा था। वह अभी भी लाल बादल को पकड़ने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह तब तक इंतजार करे जब तक उसे पकड़ने का कोई अच्छा तरीका न सूझ जाए। अगले दिन हान सेन ने ब्लड फेदर नाइफ उठाया और 10वें बुजुर्ग से मिलने चला गया। हालांकि हान सेन वहां सीधे तौर पर उससे मिलने नहीं जा रहा था, बल्कि वह युनसुई से मिलने जा रहा था। उसने उत्परिवर्ती का सारा खून सोख लिया था और ब्लेड को उसकी सामान्य अवस्था में लौटा दिया था। अब यह एक प्रामाणिक अर्धदेवीकृत खजाना था। कुछ और सुधारों के साथ पूरी संभावना थी कि यह एक पुनर्तः देवीकृत हथियार बन सकता था। हान सेन खूनी पंख वाले चाकू की जगह अपने भूतिया दांत वाले चाकू को लेना चाहता था। उसे युनसुई से इस बारे में बात करनी थी, लेकिन हान सेन ने सोचा कि अगर युनसुई के पास चाकू है तो बेहतर होगा कि वह उसके पिता युन चांगकोंग से भी बात करे। अगर युन चांगकोंग उस देवता रूपी हथियार को निखार नहीं पाया तो उसे अपने नेता से मदद मांगनी पड़ सकती है। जब हान सेन युन परिवार से मिलने गया तो युनसुई और युन सुशांग दोनों वहां मौजूद थे। 1000 पंखों वाला सारस विदेशी जीवों का शिकार करने गया था और वह अभी तक वापस नहीं आया था। बहन युन, मुझे अपना रक्त पंख वाला चाकू उधार देने के लिए शुक्रिया। मैं इसे लौटाने आया हूँ। हालांकि मुझे पहले आपको कुछ बताना है। हान सेन ने चाकू युनसुई को दे दिया। मैंने विदेशी रक्त सोख लिया था। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसके बारे में पहले नहीं बता सका। युनसुई और युन सुशांग दोनों चौंक गए। रक्तपंख वाला चाकू इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि खून ने ही उसे हमेशा देवता बनने से रोका था।
अगर हान सेन ने सचमुच उस निशान को हटा दिया होता तो उसके फिर से देवता बनने की संभावना थी। युनसुई ने चाकू लिया और उसकी जांच की। खून सचमुच गायब हो गया था। चाकू चमकदार पंख की तरह साफ था। तुमने ये कैसे किया? युनसुई ने स्पष्ट आश्चर्य के साथ हान सेन से पूछा। फैदर ने चाकू पर लगे खून को साफ करने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अगर उन्हें पता होता कि खून निकालना संभव है तो वे चाकू कभी किसी को नहीं देते। हान सेन के पास सिर्फ अर्ल या मार्क्विस जैसी ही शक्तियां थीं, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। म्यूटेंट रक्त मेरी जीनों कला के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, इसलिए मैं इसे अवशोषित करने में सक्षम था, हान सेन ने समझाया। भाई हान, ये बहुत अच्छी सेवा है। अगर पंख वालों को इसके बारे में पता चलता तो वे बहुत क्रोधित होते। युन सुशांग ने उनकी बातें सुनकर आह भरी। ये सब भाग्य पर निर्भर था, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। युनसुई ने अपनी कमर से भूतिया दांतों वाला चाकू निकाला और हान सेन को लौटा दिया। हालांकि उसकी उंगलियां ब्लेड पर ही अटकी रहीं और ऐसा लग रहा था कि वह उसे याद करेगी। मैंने इसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे वापस कर रही हूँ। लेकिन अब आपके पास रक्त पंख वाला चाकू है जो भूत दांत वाले चाकू से भी बड़ा है, हान सेन ने भूत दांत वाला चाकू वापस लेते हुए कहा। खूनी पंख वाला चाकू तो बहुत ताकतवर था, लेकिन हान सेन को भूतिया दांत वाले चाकू से ज्यादा आराम था। यह उसकी क्षमताओं का पूरक था। यह अलग है। युनसुई ने अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह रक्तपंख चाकू की संभावना से खुश नहीं लग रही थी। जैसा कि हान सेन ने सोचा था, युनचांग कोंग रक्तपंख चाकू को आकाश महल के नेता के पास ले गया। नेता ने उसे आकाशपथ उद्यान के लोगों को सौंप दिया। उसने उन्हें उस पर काम करने की अनुमति दी, इस उम्मीद में कि वह फिर से देवत्व प्राप्त कर लेगा। ये खबर पूरे स्काई पैलेस में फैल गई। शोध के नतीजों के अनुसार इसके फिर से देवत्व प्राप्त करने की 80% संभावना थी। आकाश महल में उत्साह का माहौल था। आकाश महल के कुलीन लोग भी गदगद लग रहे थे। शायद सहस्राब्दियां बीत जाएं, कोई नया देवतुल्य हथियार न मिले। लेकिन एंजिया और स्काई पैलेस के कुछ अन्य लोग उतने खुश नहीं थे। वे अच्छे नहीं दिख रहे थे। ये फिर से हान सेन है। अंगिया गुर्राए। सभी जातियां ईर्ष्या से अपने देवतुल्य हथियारों की रक्षा कर रही थीं। ये हथियार पंख का होना चाहिए था, लेकिन अब आकाश महल का था। पवित्र स्वर्ग में पंख ने भी सुना कि क्या हुआ था। वे सभी परेशान दिख रहे थे और ये तय करना मुश्किल था कि वे सदमे में थे या बस गुस्से में थे। हान सेन को फिर से अभयारण्य में लौटने का मौका मिला। वहां उसने अपनी प्यारी पत्नी और बेटी को गले लगाया। पिताजी, मैं भी गले लगना चाहता हूँ। बाओ एर हान सेन की ओर देखते हुए पास आया। हान सेन ने दोनों हाथों में एक एक बच्चा थाम रखा था। वह खुश था। अगर लिटिल फ्लावर अभी भी आसपास होती तो कितना अच्छा होता। अगली सुबह हान सेन स्काई पैलेस लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बाओ एर उसकी बाहों में कूद पड़ी और बोली, पिताजी, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम्हें अभी भी स्कूल जाना है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हान सेन ने कहा। अगर तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो तो मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, बाओ एर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, जिससे हान सेन को बहुत आश्चर्य हुआ। तुम्हारे पास वहां पहुंचने का कोई रास्ता है? हान सेन ने पूछा। बाओ एर कोई साधारण बच्ची नहीं थी, इसलिए मुमकिन था कि उसने वहां पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ ही लिया हो। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। चूंकि तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो, इसलिए मैं खुद वहां चला जाऊंगा, बाओ र ने सपाट लहजे में कहा। बाओ एर, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बस थोड़ी देर रुको, जब तक मैं ग्रहण ग्रह पर वापस नहीं आ जाता। तब मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, ठीक है? हान सेन ने जल्दी से कहा, उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए। वह नहीं चाहता था कि वह कोई जल्दबाजी करे। हान सेन उसे अभी वहां नहीं ले जा सकता था। स्काई पैलेस किसी भी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति की अनुमति नहीं देता था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अगर यह झूठ है तो भी मैं अपने रास्ते वहां जाऊंगी। बाओ एर ने वादा करने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ाई। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब मैं ग्रहण ग्रह पर वापस लौटूंगा तो तुम्हें वहां ले जाऊंगा, हान सेन ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी छोटी उंगली से उसकी छोटी उंगली को पकड़ा और फिर उसके अंगूठे छुए। बाओ एर ने हान सेन पर विश्वास किया और इसलिए वह उसकी बाहों से बाहर कूद गई। हान सेन को अचानक कुछ याद आया। बाओ एर, वो चीजें जो तुमने छोटी लौकी के अंदर से चूस ली थीं, क्या उन्हें बाहर निकाला जा सकता है? हाँ, बाओ र ने पलकें झपकाईं। तुमने इसमें जो चीजें खींची थीं, वे कहाँ हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? हान सेन ने बाओ एर से खुश होकर पूछा। वे बहुत पहले ही पच गए थे, बाओ एर ने फिर से पलकें झपकाते हुए कहा। हान सेन अवाक रह गया और इसलिए उसने पूछा, आपने अभी कहा था कि आप उन्हें रिहा कर सकते हैं।
बाओ एर थोड़ा नाराज लग रहा था। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि उन्हें बचाना जरूरी है, वरना लौकी उन्हें पचा लेगी। बाओ एर की छोटी लौकी शायद उस लाल बादल को पकड़ ले, लेकिन बाओ एर इतने समय से अभयारण्य में रही है और मैंने अभी तक उसे विकसित होते नहीं देखा है। वह बैरन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकती। कोई रास्ता नहीं है कि वह उस मार्क्विस लाल बादल को पकड़ सके, हान सेन ने सोचा। बाओ एर समझ गई कि हान सेन क्या सोच रहा है। उसने ताली बजाई और उनके बीच चमकदार लौकी प्रकट हो गई। उसने हान सेन से पूछा, पिताजी आप क्या मांगना चाहेंगे? मेरी लौकी बहुत शक्तिशाली है और वह किसी भी चीज़ को सोख सकती है। मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। हान सेन ने बाओ एर के सिर पर हाथ फेरा और फिर स्काई पैलेस में अपने जेड द्वीप पर वापस टेलीपोर्ट हो गया। हान सेन बाओ एर को वहां लाने का कोई मौका ढूंढना चाहता था ताकि वह उसकी लौकी जैसी शक्तियों को आजमा सके। बाओ एर ने हान सेन द्वारा दिए गए कई विदेशी जीन खा लिए थे, लेकिन फिर भी उसे अभयारण्य से बाहर नहीं निकाला जा सका। इस वजह से वह ज्यादा मजबूत नहीं हो पा रही थी। हान सेन ने एक बर्तन में एक विदेशी पदार्थ पकाया। विदेशी जीन बर्तन में समा पाने के लिए लगभग बहुत बड़ा था, फिर भी उसने उसे पूरा निगल लिया और घोषणा सुनी। मार्क्विस जीन जोड़ 1। मांस के बर्तन का वजन कम से कम 100 किलो रहा होगा। हालांकि हान सेन के पास खाने की क्षमता थी, फिर भी उसे इतना सारा मांस एक साथ खाने में असहजता महसूस हो रही थी। उसने शाम के लिए खाना छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि छोटे जेनोजेनिक जीन्स से चिपके रहना बेहतर है। जब हान सेन खुद से बात कर रहा था तो द्वीप के बाहर किसी ने उसका नाम पुकारा। हान सेन बाहर निकला। उसने ऊपर व्हाइट रियल को लकड़ी के बने एक पक्षी पर सवार देखा। हान सेन के बाहर आते ही व्हाइट रियल उसे नीचे द्वीप पर उतार लाया। भाई हान, जल्दी से मेरे साथ आओ। व्हाइट रियल पक्षी से कूद पड़ा और हान सेन को पकड़कर उस जीव के पास खींच लिया। भाई व्हाइट, क्या हो रहा है? हान सेन ने स्पष्ट रूप से उलझन में पूछा। जैसे ही वे सवार हुए, व्हाइट रियल ने कहा, हमारे नेता आपको स्काईपाथ गार्डन में आमंत्रित कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप ब्लड फेदर नाइफ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें। वह मुझसे मदद मांग रहा है। मैं इस तरह के काम में माहिर नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? हान सेन चौंक गया। उसने जो सीखा था उसकी तुलना स्काईपाथ गार्डन में पहले से काम कर रहे दिमागों के साथ नहीं की जा सकती थी। अगर बायिशान वहां होता तो शायद वह उनके शोध में सार्थक योगदान दे पाता। हान सेन कुछ बातें जानता था, लेकिन उस स्तर तक नहीं। इसके अलावा अभयारण्य की जीनो कलाओं और जीनो ब्रह्मांड की जीनो कलाओं में बहुत अंतर था। उनके बारे में इस तरह बात नहीं की जा सकती थी मानो वे एक ही चीज़ हों। हान सेन के अभयारण्यों में मौजूद जीनो कलाएं संपादित थीं और वे अपने जीनो ब्रह्मांड समकक्षों से अलग थीं। उन्हें काम करने लायक बनाने के लिए उन्हें ज़ेनोजेनिक खजानों को भी परिष्कृत करना पड़ा। भाई हान, इतने विनम्र मत बनो। तुम चाकू से विदेशी खून निकालने में कामयाब रहे। तुम इसमें माहिर हो। चलो, नेता और बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट रियल ने हान सेन को लकड़ी के पक्षी पर धकेल दिया और फिर वे स्काईपाथ गार्डन की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो हान सेन ने उन्हें समझाया कि वह ज़ेनोजेनिक रक्त को केवल इसलिए हटा पाया था क्योंकि उसकी जीनोकला उसके अनुकूल थी। हान सेन को नहीं पता था कि ज़ेनोजेनिक खजाने को कैसे परिष्कृत किया जाता है या किसी देवता के खजाने को कैसे गढ़ा जाता है। मुख्य शोधकर्ता मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो हान सेन। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम शोधन प्रक्रिया का हिस्सा बन सको। अगर शोधन करते समय हमें कुछ बचा हुआ खून मिलता है तो हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी, वरना हमारा काम बेकार हो जाएगा। हान सेन ने उन्हें बताया कि खून की एक भी बूंद नहीं बची है, लेकिन नेता के साथ काम करने वाले बुजुर्गों को चिंता थी कि शायद अभी भी कुछ बचा होगा, इसलिए उन्होंने उसे वहीं रुकने को कहा। सौभाग्य से स्काईपाथ गार्डन ने उससे और कुछ नहीं पूछा। हान सेन बस शोधन कक्ष में बैठा मुख्य शोधकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों को सुनता रहा। हान सेन के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी जेड स्किन से अभ्यास किया। उसने ब्लड फेदर नाइफ की परिष्करण प्रक्रिया भी देखी। उसने बहुत कुछ सीखा। रक्तपंख वाला चाकू एक क्रिस्टल कंटेनर में रखा गया था। हान सेन ने सोचा कि वे ब्लेड बदलने के लिए लोहारी तकनीक और आग का इस्तेमाल करेंगे। वह गलत था। जरा सी भी चिंगारी नहीं थी। सफ़ेद पंखों वाले चाकू को एक बर्तन में रखा गया। उन्होंने बर्तन को साफ किया, चाकू को उसमें रखा और उसमें से सारी हवा निकाल दी। फिर उन्होंने तापमान को जितना हो सके कम कर दिया। जैसे जैसे तापमान गिरता गया, ब्लड फेदर चाकू क्रिस्टलीकृत होता हुआ दिखाई देने लगा। अंत में पूरा चाकू कंटेनर की तरह पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल गया। स्काईपाथ गार्डन के एक शिक्षक ने ब्लड फेदर नाइफ की जांच करने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल किया और भौहें चढ़ा दीं। तापमान पर्याप्त कम नहीं है। हम ब्लड फेदर नाइफ की शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकते। वहां 4 दिन रहने के बाद हान सेन ने हजारों बार यही बात सुनी थी। उन्होंने चाकू का तापमान कम करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी भी जरूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाए।
हान सेन को नहीं पता था कि वे तापमान क्यों कम करना चाहते थे, लेकिन उसने बहुत सारी गुप्त ठंडे तत्व जीनों कलाएं देखीं। वे वाकई डरावने थे। ऐसे तापमान पर दूसरी चीजें आसानी से टूट जाती, लेकिन चाकू बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह क्रिस्टल कंटेनर बहुत प्रभावशाली है। यह इतनी अविश्वसनीय ठंड को बिना टूटे सहन कर सकता है, हान सेन ने धीरे से खुद से कहा। हालांकि व्हाइट रियल के कान तेज थे। उसने हान सेन की बात सुनी और गर्व से बोला, भाई हान, तुम सही कह रहे हो। कंटेनर अच्छा है। स्काईपाथ गार्डन की यही एकमात्र देवतुल्य वस्तु है। वह चीज तो देवता जैसी है। हान सेन ये सुनकर चौंक गया। वह जानता था कि वह बहुत टिकाऊ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देवता जैसी होगी। इसका नाम एब्सोल्यूट कंटेनर है और इसके कई उपयोग हैं। हमारे कई उच्च स्तरीय खजाने इसके अंदर परिष्कृत किए जाते हैं। स्काई पैलेस के आधे किंग क्लास हथियार यहीं बनाए जाते थे, व्हाइट रियल ने गंभीरता से कहा। हान सेन कुछ और पूछने ही वाले थे कि मुख्य शोधकर्ता उदास होकर बोले, लगता है हमारी शक्ति उस वस्तु का तापमान चाकू की जरूरत के मुताबिक कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओल्ड डोंग, कृपया व्हाइट जेड सिटी जाकर उसे हमारे साथ आने का न्योता दें। क्या वह आएगा? बूढ़ा डोंग उदास लग रहा था। चाइल्ड कंबाइन लिक्विड की ये शीशियां ले लो और वह आ जाएगा, मुख्य शोधकर्ता ने कहा। चाइल्ड कंबाइन लिक्विड के बारे में बात करते हुए उसका चेहरा तमतमा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक दांत में दर्द हो गया हो। क्या उसे ये देना व्यर्थ नहीं है? ओल्ड डोंग और अन्य शिक्षक सदमे में थे। क्या आप रक्तपंख चाकू के तापमान को उस स्तर तक कम करने के किसी अन्य तरीके के बारे में जानते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है? स्काईपाथ गार्डन के नेता ने वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा, लेकिन वे सभी अवाक थे। जाओ, चाइल्ड कंबाइन लिक्विड ले लो, जैसे तुम कुत्ते को कोई ट्रीट देते हो। मुख्य शोधकर्ता ने आह भरी। बूढ़े डोंग ने कुछ नहीं कहा, बस दांत भींचे और शोध कक्ष से बाहर निकल गया। चाइल्ड कंबाइन लिक्विड क्या है? हान सेन ने व्हाइट रियल से पूछा। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि नेता किसे आमंत्रित कर रहा है। जाहिर है, वह कोई शक्तिशाली बर्फ तत्व वाला व्यक्ति था और इसके अलावा हान सेन को ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन वह चाइल्ड कंबाइन लिक्विड शक्तिशाली लग रहा था और उसने हान सेन की जिज्ञासा को जगा दिया। व्हाइट रियल ने हान सेन से धीरे से कहा, चाइल्ड कंबाइन लिक्विड हमारे शोध के प्रमुख क्षेत्रों में से एक का सूत्रीकरण है। इसे बनाने के लिए कई उच्च स्तरीय ज़ैनोजेनिक अवयवों की आवश्यकता होती है और इसके संश्लेषण की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है। यह उच्च स्तरीय ज़ैनोजेनिक्स के विकास में सहायक होता है। अगर कोई राजा वर्ग चाइल्ड कंबाइन लिक्विड का सेवन करता रहे तो उसके देवता बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। यह इतना शक्तिशाली है। हान सेन चौंक गया। ये चौंकाने वाली बात थी कि एक राजा वर्ग को इतनी आसानी से देवता बना दिया जा सकता है। इसके लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता होगी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। दूसरी ओर, ड्यूक को किंग क्लास में बदलना, यह आसान है। ऐसा करने के लिए हमारा परीक्षण रिकॉर्ड चाइल्ड कंबाइन लिक्विड की मात्र 10 शीशियों का है। व्हाइट रियल ने शेखी बघारी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्काई पैलेस इतना मजबूत है। आप ऐसे राजा बना सकते हैं। आपके पास कितने हैं? हान सेन ने चौंक कर पूछा। एक। व्हाइट रियल ने एक उंगली उठाई। हान सेन ठिठक गया तो व्हाइट रियल ने आगे कहा, चाइल्ड कंबाइन लिक्विड के लिए सामग्री ढूंढना मुश्किल है, ध्यान रहे। हमने अभी तक लगभग 20 ही बनाए हैं और कुछ का इस्तेमाल हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। और उस किंग ने 10 बोतलें इस्तेमाल की। अब सिर्फ 7 या 8 बची हैं। हमारी सामग्री खत्म हो गई है। हान सेन ने मन ही मन सोचा, यदि आप किसी चीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर सकते तो उसे बनाने का क्या मतलब है? व्हाइट रियल को हान सेन की सोच का अंदाजा हो गया था। हम चाइल्ड कंबाइन लिक्विड ज्यादा मात्रा में नहीं बना सकते, लेकिन कुछ बदलावों के साथ हम एक ऐसा ज़ैनोजेनिक लिक्विड बना सकते हैं जो सामान्य ज़ैनोजेनिक्स पर भी काम करता है। अगर आप ज्यादा पीते हैं तो एक मार्कीज ड्यूक बन सकता है। एक अर्ल आसानी से मार्कीज बन सकता है। हम में से कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि वह व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, इसलिए शोधन प्रक्रिया रुक गई थी। वे पूरी सुबह ओल्ड डोंग के लौटने का इंतजार करते रहे और जब वह लौटा तो अपने साथ किसी और को लाया। वह यू शानशिन था। मिस्टर यू, हान सेन ने जल्दी से झुकते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? यू शानशिन एक कुत्ते को पकड़े हुए थी। हालांकि वह कुत्ता बिल्कुल भी उत्साहित नहीं लग रहा था। उसकी पूंछ लटकी हुई थी और उसका फर बिखरा हुआ था। हान सेन ने ऐसे कई कुत्ते देखे थे। ये किसी भी कुपोषित कुत्ते जैसा दिखता था जो आपको गंदी गलियों में घूमता हुआ मिल सकता है, लेकिन यू शानशिन जैसा कुलीन व्यक्ति इतनी बुरी हालत में किसी प्राणी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। शायद ये कोई उच्च वर्गीय विदेशी प्राणी था जो कुत्ते जैसा दिखता था। शायद ये प्राणी राजा श्रेणी का था या अर्धदेवीवत। हान सेन ने कहा, नेता ने मुझे रक्तपंख चाकू को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा है। मैं समझ गया। नेता ने तुम्हें कितना भुगतान किया? यू शानशिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक छात्र को यही करना चाहिए, हान सेन ने जल्दी से जवाब दिया।
नेता ने उसे कोई पैसा नहीं दिया था और उसे व्हाइट रियल घसीटकर वहां ले आया था। युशानशिन ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराए। तुम और मैं एक जैसे हैं। हम अच्छे लोग हैं। इससे पहले कि हान सेन कुछ और कह पाते, युशानशिन ने मुख्य शोधकर्ता की ओर देखा और कहा, नेता, क्या आप मुझे मेरे प्रयासों के लिए भुगतान करेंगे? चिंता मत करो, हम जिस बात पर सहमत हुए हैं मैं उसे नहीं बदलूंगा, बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो अभी दे दो, जब तक मुझे पहले पेमेंट न मिल जाए मैं काम नहीं करता। युशानशिन ने हाथ बढ़ाया। वह हैरानी से कंजूस लग रहा था। दे दो उसे, बूढ़ा शोधकर्ता दांत पीसते हुए चिल्लाया। वह फिर से बूढ़े डोंग से बात कर रहा था। बूढ़ा डोंग आहत लग रहा था। उसने एक डिब्बा खोला और उसमें 7 डिब्बे थे। हर डिब्बे में 200 मिलीलीटर जूस था। बूढ़े डोंग ने सावधानी से एक डिब्बा उठाया और युशानशिन की ओर बढ़ाया, लेकिन उस आदमी ने जल्दी से 4 और डिब्बे उठा लिए और बूढ़े डोंग का एक डिब्बा ले लिया। 5, मैंने न ज्यादा लिया है न कम, युशानशिन ने ओल्ड डोंग और नेता को बताया। दोनों ही बीमार लग रहे थे। हान सेन ने युशानशिन के हाथों में चाइल्ड कंबाइन लिक्विड को देखा। वह एक पारदर्शी तरल था और कुछ खास नहीं लग रहा था। बूढ़े वांग, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, युशानशिन ने कुत्ते से कहा। उसने एक बोतल खोली और उसमें से सारा सामान कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता तुरंत उठा और सारा चाइल्ड कंबाइन लिक्विड चाटने लगा। उसने अपने होंठ चाटे, मानो कह रहा हो, मेरे होंठ अभी पर्याप्त नम नहीं हैं, तुम्हें मुझे एक और देना चाहिए। युशानशिन ने एक और शीशी खोली और उसे ओल्ड वांग नामक कुत्ते के लिए उंडेल दिया। बूढ़े वांग ने चाइल्ड कंबाइन लिक्विड को फिर से पी लिया। क्या आप इसे बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? बूढ़ा डोंग अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर चिल्लाया। नेताजी, उसे क्या हो गया है? ये शीशियां मेरी हैं, अब मैंने क्या गलत किया है? युशानशिन ने उलझन से नेताजी की ओर देखा। नेता ने बस ओल्ड डोंग की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह चुप रहे। फिर उसने युशानशिन से कहा, तुम्हें तनख्वाह मिल गई है और अब तुम्हें काम करना चाहिए। काम खत्म होने के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, चाहे तुम सामान कूड़ेदान में ही क्यों न फेंक दो। युशानशिन मुस्कुराया। उसने 2 और शीशियां खोलीं, एक एक हाथ में। फिर उसने दोनों शीशियां एक साथ बूढ़े वांग को दे दीं। बूढ़े वांग ने सारी शीशियां पी लीं। युशानशिन अभी नेता का सम्मान नहीं करने वाला था, वह पहले सारा चाइल्ड कंबाइन लिक्विड इस्तेमाल करने वाला था। लगता है ओल्ड वांग भर गया है। ये आखिरी वाला बेकार है, इसे ले लो। युशानशिन ने चाइल्ड कंबाइन लिक्विड की आखिरी शीशी हान सेन की तरफ फेंक दी। हान सेन ने उसे पकड़ लिया। युशानशिन को इतनी कीमती चीज देते देख वह हैरान रह गया। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन युशानशिन ने अपने हाथ पैर फैलाए और फिर कहा, ठीक है, अब काम शुरू करो। वह एब्सोल्यूट कंटेनर के पास गया और उसे छुआ। बाकी सभी शोधकर्ता काम पर लौटते हुए घबरा गए। जब युशानशिन ने क्रिस्टल कंटेनर पर अपना हाथ दबाया तो उसमें एक छेद बन गया जिससे उसका हाथ अंदर जा सका। फिर कंटेनर उसकी बांह पर फिर से कस गया। कंटेनर फिर से दूषित पदार्थों से सुरक्षित हो गया। युशानशिन ने खूनी पंख वाले चाकू को छुआ और कच कच की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ टूट रही हो। बर्फ के क्रिस्टल रक्त पंख वाले चाकू पर फैलते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वैक्यूम किए गए कंटेनर के अंदर सब कुछ जम जाएगा। बर्फ के क्रिस्टल बढ़ते जा रहे थे, रक्त वाहिकाओं की तरह फैल रहे थे। ये देखना डरावना था। युशानशिन जरूर आधा देवीवत होगा। अगर वह ऐसा नहीं है तो वह शून्य को जमा नहीं सकता। हान सेन हैरान था। सबने देखा कि कैसे बर्फ की शक्तियां कंटेनर में फैल गईं और उसके अंदर की खाली जगह भी जम गई। आखिरकार सब कुछ जम गया। यह एक बिल्कुल क्रिस्टल बॉल जैसा लग रहा था। परम पात्र चमक रहा था और बर्फ के भीतर कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। कुछ ठंडी शक्तियों से लड़ रहा था। शोधकर्ताओं का सौभाग्य था कि परम पात्र को देवता बना दिया गया था। उनकी शक्ति के बावजूद ठंडी शक्तियां पात्र से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। युशानशिन ने अपना हाथ बर्तन से बाहर निकाला। वह पहले जैसा ही साधारण लग रहा था और उसके हाथ पर उस अविश्वसनीय ठंड का कोई निशान नहीं दिख रहा था जो उसने अभी अभी छोड़ी थी। मेरा काम यहीं खत्म हो गया। चलो बूढ़े वांग, युशानशिन ने कहा, फिर कुत्ते बूढ़े वांग को खींचकर दूर ले गया। जब वह हान सेन के पास से गुजरा तो युशानशिन ने धीरे से कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? उनके शोध में बाधा मत डालो। हान सेन ने अपना सिर झुकाया, फिर युशानशिन के पीछे पीछे चला गया। स्काईपाथ गार्डन के अंदर मौजूद शोधकर्ता फिर से काम पर लग गए। उनमें से कुछ ने हान सेन को युशानशिन के साथ जाते देखा, लेकिन किसी ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। मिस्टर यू, क्या आपको मुख्य शोधकर्ता से कोई शिकायत है? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे युशानशिन कहो। युशानशिन बूढ़े वांग को गोद में उठाकर चलते हुए बोला, कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं है। वे काम कैसे करते हैं? हान सेन ने फिर पूछा। क्या आप जानते हैं कि चाइल्ड कंबाइन लिक्विड किस चीज़ से बना है?
युशानशिन ने हान सेन के हाथ में शीशी को देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। दरअसल मैंने इस चीज़ के बारे में पहली बार सुना है, हान सेन ने कहा। चाइल्ड कंबाइन लिक्विड में हज़ारों वजन में ज़ैनोजेनिक शिशुओं का इस्तेमाल एक घटक के रूप में किया जाता है। इसमें आपके और मेरे जैसे बुद्धिमान जीव भी हैं। युशानशिन ने हान सेन की ओर देखा और मुस्कुराए। हान सेन ने चाइल्ड कंबाइन लिक्विड को रोशनी में उठाया ताकि वह उसे देख सके। ये सुनकर वह हैरान रह गया और उसने पूछा, ये सामग्री कहाँ से आती हैं? ये उन जीवों से आते हैं जिन्हें स्काई पाथ गार्डन के सदस्य पकड़ते हैं। वे उन पर परीक्षण करते हैं। आप क्या सोचते हैं? युशानशिन ने पूछा। उसने देखा कि हान सेन की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, जो उसकी दिलचस्पी जगा रही थी। मैं एक पापी हूं जिसके हाथ खून से सने हैं। मैं उनका न्याय नहीं कर सकता। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। युशानशिन हंसा। उसने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, इसीलिए मैं उन लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन यही लोग हैं जो स्काई पैलेस को इतना मजबूत बनाते हैं। मुझे बस ये पसंद नहीं। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कोई बेकार नहीं हूँ और बस यही बात है। युशानशिन उसके बाद बूढ़ा वांग लेकर चला गया। वह द्वीपों के बीच कहीं गायब हो गया। उसने मुझे ऐसा क्यों बताया? हान सेन ने चाइल्ड कंबाइन लिक्विड को देखा और आह भरी। वह खुद बहुत नेक नहीं था क्योंकि उसने बहुतों को मारा था। लेकिन जब युशानशिन ने शीशी के अंदर की सामग्री के बारे में बताया तो उसे लगा कि वह उसे पीने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरों को दे दूंगा। हान सेन ने चाइल्ड कंबाइन लिक्विड को एक तरफ रख दिया और सामान्य सेवा क्षेत्र में चला गया। हान सेन ने स्काई पैलेस के नियमों पर शोध किया। अगर वह बाओ एयर को कानूनी तौर पर यहाँ लाना चाहता था तो उसे सामान्य सेवा में जाना होगा। हान सेन ने वहाँ के लोगों से पूछा कि वह किसी और व्यक्ति को स्काई पैलेस में कैसे ला सकता है, और यह हान सेन की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आसान प्रक्रिया निकली। स्काई पैलेस में हान सेन का शिक्षक का पद कई मायनों में उपयोगी था। इस उपाधि के साथ वह अपने परिवार को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित कर सकता था। इस उपाधि के बिना कोई भी माता पिता या जीवनसाथी उससे यहाँ कभी नहीं मिल सकता था। लेकिन झुंझलाहट की बात यह थी कि अगर उसने कहा कि बाओ एयर उसकी बेटी है तो उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। हान सेन को ठीक से पता नहीं था कि टेस्ट कैसे किया जाएगा, लेकिन नतीजों से यह पता लगाना भी मुश्किल था कि बाओ एयर वाकई उसकी असली बेटी है। लेकिन स्काई पैलेस के कानून के अनुसार माता पिता और दादा दादी के अलावा केवल पत्नियों और बच्चों को ही शिक्षक के साथ रहने की अनुमति थी। लगता है मैं अभी भी बाओ को स्काई पैलेस में नहीं ला सकता। हान सेन उदास हो गया। हान सेन के लिए एकमात्र दूसरा रास्ता यह था कि वह स्काई पैलेस में अतिरिक्त योगदान दे और कम से कम आधे बुजुर्गों की स्वीकृति प्राप्त करे। हान सेन नेता की स्वीकृति भी मांग सकता था, लेकिन ऐसा करना अवास्तविक लग रहा था। हालांकि उसकी खोजों ने उसे बाओ एयर के डीएनए के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया था। उसने बबल को अपना रूप धारण करने और जैद द्वीप पर सोने के लिए कहा। फिर वह एलायंस वापस गया और बाओ एयर से मिलने गया। उसने उसका एक बाल लिया और डीएनए परीक्षण के लिए गया, ये देखने के लिए कि क्या उसके जीन किसी खास प्राणी से मिलते जुलते हैं। गठबंधन में डीएनए परीक्षण काफ़ी उन्नत थे, लेकिन बाओ एयर खुद एक लौकी की तरह थी। किसी को नहीं पता था कि उसके जीन कैसे थे। हान सेन ने लगभग पूरा ग्रह ही खरीद लिया था और परीक्षण स्थल को अपना अस्थायी घर बना लिया था। वह जीन परीक्षक के सामने गया और बाओ एयर के बाल अंदर रख दिए ताकि वह परीक्षण कर सके। कुछ ही देर बाद परीक्षा के नतीजे जारी हो गए। नतीजे एक कागज़ पर छपे थे और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डीएनए परीक्षण के प्रिंटआउट पर लिखा था, पिता और बेटी। अरे क्या खराब मशीन है, और मैंने अभी अभी ये चीज़ खरीदी है। ये घटिया चीज़ किसने बनाई? अच्छा समझ गया, ये स्टारी ग्रुप है। मैं बाद में निंग ह्यू से शिकायत करूंगा। हान सेन को नतीजों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और डीएनए टेस्ट पर यही टेस्ट करवाया। नतीजों से उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। सभी टेस्ट एक जैसे थे, जिससे उसे पता चला कि वो और बाओ एयर बाप बेटी हैं। ये नामुमकिन है। हान सेन ने कसम खाई कि उसने पहले कभी लॉकी के साथ धोखा नहीं किया था। नतीजे कैसे बता सकते हैं कि वह और बाओ एयर आनुवंशिक रूप से रिश्तेदार हैं? हान सेन ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा। बाओ एयर के जीन उसके जीन से 99.99% मेल खाते थे। उनके पिता और पुत्री होने के अलावा कोई और कारण नहीं था। ये कैसे संभव है? हान सेन ने बाओ एयर की ओर देखा, जो मासूम लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या तुम सिर्फ रगड़ने से गर्भवती हो सकती हो? हान सेन को याद आया कि लॉकी उठाने के बाद वह सोचते हुए उसके साथ खेलता रहता था। हालांकि इसके अलावा उसे ऐसा कोई तरीका नहीं सूझ रहा था जिससे उनके बीच यह संबंध बन सके। लेकिन अब हान सेन को यह स्वीकार करना पड़ा कि बाओ एयर उसकी वास्तविक बेटी थी। हान सेन ने जल्दी से सारे टेस्ट के नतीजे मिटा दिए। उसने बाओ एयर को कंधों से पकड़ा और मुस्कुराया।
बाओ एर, चलो मम्मी को मत बताना कि हम यहाँ टेस्टिंग के लिए आए हैं। हान सेन ने सामान्य सेवा भवन में एक आवेदन जमा किया जिसमें अनुरोध किया गया कि उसकी बेटी को स्काई पैलेस में उसके साथ रहने की अनुमति दी जाए। उसे अनुमति मिल गई और वह स्काई पैलेस छोड़कर उसे लेने प्लेनेट एक्लिप्स लौट आया। हान सेन ने यात्रा में ध्यान आकर्षित न करने का ध्यान रखा और उसकी वापसी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई। वह बाओ एर को आधे रास्ते से जीनो ब्रह्मांड में ले आया और फिर नैरो मून की ओर चला गया। वह बाओ एर को यीशा से मिलवाने ले गया जो जल्द ही उससे प्यार करने लगी। उसने बाओ एर को ब्लेड ग्रह पर ही रहने दिया जबकि हान सेन ग्रहण ग्रह पर वापस चला गया। हान सेन जानता था कि यीशा बाओ एर की जांच करना चाहता है। रिबेक में स्काई पैलेस जैसे सख्त नियम नहीं थे, लेकिन वे किसी अनजान व्यक्ति को उच्च स्तरीय जिले पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देते थे। ऐसा भी नहीं था कि वह कोई साधारण आप्रवासी थी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रिश्तेदारों को ये जानने के लिए कुछ जांच की ज़रूरत होती है कि वे खुद कितनी प्रगति कर चुके हैं। हालांकि हान सेन चिंतित नहीं था। बाओ एर बहुत होशियार थी और उसे यकीन था कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रह ग्रहण पर वापस जी किंग, गो किंगचेंग और अन्य सभी अर्ल बन गए थे। जीरो, ड्रैगन लेडी, हान मेंगर, लिटिल एंजल और वांग युहांग भी अर्ल बन गए थे। हान सेन के दोस्तों के पास जीनो आर्ट थे जिनका लेवल बढ़ाना द स्टोरी ऑफ जीन्स से भी आसान था और उन्हें एक ही समय में 4 अलग अलग जीनो आर्ट का अभ्यास भी नहीं करना पड़ता था। प्लैनेट इक्लिप्स के कई संसाधनों के साथ इससे उन्हें तेजी से लेवल बढ़ाने में मदद मिली। बूढ़े हान, हम पहले से ही अर्ल हैं और ग्रह ग्रहण के संसाधन मार्क्विस से आगे हमारा साथ नहीं दे सकते। हम दुनिया से बाहर की दुनिया की खोज और अभ्यास करना चाहेंगे। जी किंग ने हान सेन से कहा। गु किंगचेंग, वांग युहांग और ड्रैगन लेडी भी यही करना चाहते थे। हान सेन उन्हें कहीं और अभ्यास करने देने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने उन्हें भर्ती का काम भी सौंपा। इस तरह हान सेन जब वापस लौटेंगे तो वे गठबंधन से और लोगों को ला पाएंगे। शायद ये सोने की चिड़िया के निशानों की वजह से था, लेकिन हान सेन के अड्डे पर रहने वाले शरणार्थी अब बैरन रईस थे। उसके पास वहां भी काफ़ी लोग थे। हान सेन, मैंने सुना है कि तुमने शेरोन और ड्रैगन 13 को मार डाला है और रिटर्न रूइंसी में ड्रैगन 9 को भी हराया है। तुम्हारा नाम पूरे जीनो ब्रह्मांड में है। सब जानते हैं कि नाइफ क्वीन के पास अब हान सेन नाम का एक प्रतिभाशाली छात्र है। ब्लैक स्टील परेशान सा लग रहा था। ग्रहण ग्रह पर आया। उसने आगे कहा, लेकिन जब तक मैं ड्यूक नहीं बन जाता, पिताजी मुझे नैरो मून छोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं सचमुच तुम्हारे साथ जाकर घूमना चाहता हूँ। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो नैरो मून भी वैसा ही है जैसा आप कहीं और जा सकते हैं। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसकी तुलना में मैं नैरो मून में ही रहना पसंद करूँगा। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं यहीं रहता। हान सेन हंसा। ऐसा मत कहो, मैं तो वैसे भी नहीं जा रहा। ब्लैक स्टील ने आह भरी। वैसे रेबेका एक स्वागत समारोह दे रही है। मैं तुम्हें आने का निमंत्रण देने आया हूँ। मून गार्डन के लोगों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? हान सेन हैरान था। ब्लैक स्टील ने आंखें घुमाईं। अब हालात बदल गए हैं। तुमने वहां एक शानदार नाम कमाया है, इसलिए अब तुम नैरो मून के सबसे प्यारे बेटे हो। अब कोई भी तुमसे प्रतिद्वंद्विता नहीं चाहता। अब जब तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं रहा तो शायद तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। जरूर, मैं आपकी सलाह मानूंगा। हान सेन मुस्कुराया। वह ब्लैक स्टील के साथ मून व्हील ग्रह पर गया। रेबेका, डूलिशे और अन्य राजाओं के उत्तराधिकारी सभी वहां एकत्रित थे। ये सभा उन चाकूबाजी कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग थी जिनमें हान सेन पहले शामिल हुआ था। उस समय कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। सब उसे नीची नज़रों से देखते थे और उससे बात करने की जहमत नहीं उठाते थे। लेकिन अब हालात बदल गए थे। हान सेन किसी मेहमान सेलिब्रिटी की तरह था। हर राजा के वारिस उसके साथ बहुत विनम्र थे, लगातार उसकी तारीफ करते रहते थे। उस एक रात में उसने इतने लोगों से बात की जितनी उसने नैरो मून में रहते हुए पहले कभी नहीं की थी। हान सेन ने स्काई पैलेस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और लोन बैम्बू से युद्ध किया था। उसने शेरोन और ड्रैगन 13 को मार गिराया था और ड्रैगन 9 को भी हराया था। इन सभी उपलब्धियों ने हान सेन को जीनो ब्रह्मांड में नई पीढ़ी के कुलीनों में प्रथम बना दिया। हालांकि हान सेन के राजा बनने की संभावना कम थी, लेकिन ये कोई असंभव काम नहीं था। कोई भी उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। हाँ, ये तो बस 15 सेकंड की शोहरत है। इसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है। अगर वो राजा नहीं बन पाया तो ये सब बेकार है। सैड नाइट, जो रात की कार्यवाही का केंद्र बिंदु होना चाहिए था, एक कोने में बैठा अपने ड्रिंक में बड़बड़ा रहा था। नाइट रिवर किंग को हान सेन से सबसे ज्यादा शिकायत थी। सैड नाइट को भी एक शिकायत थी। उसे हान सेन का इतना मशहूर होना पसंद नहीं था। ये लोग वाकई दूरदर्शी हैं। इन्हें अब सिर्फ हान सेन की शोहरत दिखाई दे रही है। हान सेन को अपनी जीनो आर्ट्स को निखारने में जो मुश्किलें आ रही हैं, उन पर इनका कोई ध्यान नहीं है।
वो किसी भी हाल में राजा नहीं बन सकता। ये वाकई अजीब है कि अब ये लोग उसके जूते चाट रहे हैं। सैद नाइट ने एक आवाज़ सुनी। उसने पलटकर देखा तो एक युवा अर्ल रिबेट ड्रिंक लेकर उसकी तरफ आ रहा था। सैद नाइट ने भौहें चढ़ाईं। वह उस युवक को नहीं पहचान पाया। शायद वह कोई कम प्रसिद्ध व्यक्ति था। युवा अर्ल ने सैद नाइट की ओर एक प्याला उठाया और कहा, मिस्टर नाइट, मेरा नाम विक्टो है। क्या मैं कार्यक्रम के बाद आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? किस लिए? उदास रात ने उसे तिरस्कार से देखा। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम हान सेन को हरा सकते हो और उसकी शोहरत अपने नाम कर सकते हो। क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? विक्टो ने कहा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सैद नाइट ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसे उस युवक के दावे में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी। मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम इसे पहचानते हो, है ना? विक्टो ने अपना फ़ोन निकाला और सैद नाइट को एक वीडियो दिखाया। जब सैद नाइट ने ये देखा तो वह दंग रह गया। उसने पूछा, तुम इसे कहाँ ले गए? अगर आपकी रुचि है तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विक्टो मुस्कुराया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रेबेका और डुलिशे हान सेन को बाहर ले गए। वे उसे सीधे उसके विमान के बोर्डिंग रैंप तक ले गए। भाई हान, अगर हमने आपको परेशान करने वाली कोई बात की है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है। कृपया इसे हमारे खिलाफ न रखें, रेबेका ने कहा और फिर हान सेन को एक डिब्बा दिया। यह एक तोहफा है जिसे हम चाहते हैं कि आप स्वीकार करें। यह एक माफ़ी है और एक उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे क्योंकि हमने अतीत में आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। कोई बात नहीं, दोस्त भी कभी कभी झगड़ते हैं। और मैं नैरो मून में नया था। मैं तुम लोगों को नहीं जानता था, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। फिर भी, कृपया इसे ले लो। हम दोस्त क्यों न बने? रेबेका मुस्कुराई और लकड़ी का बक्सा उसके सामने रख दिया। तुम लोग बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। हान सेन ने लकड़ी का बक्सा लिया और उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। गृह ग्रहण पर वापस आकर हान सेन ने बॉक्स खोला और उसके अंदर एक छोटा डेटा कार्ड पाया। हान सेन ने इसे कंप्यूटर से जोड़ा ताकि वह इसमें संग्रहीत सभी जानकारी देख सके। उसने जल्दी ही पाया कि सभी फाइलें मूनलाइट नामक एक कौशल पर थीं। फाइलों में बताया गया था कि मूनव्हील, जिसे हान सेन पहले ही सीख चुका था, वास्तव में मूनलाइट का ही एक हिस्सा था। मूनव्हील किंग ने खुद ही इसकी व्याख्याएं लिखी थीं और वह हर तरह के कौशल और अनुभवों का संदर्भ देता रहा। अब तक हान सेन मूनव्हील को संशोधित नहीं कर पाए थे क्योंकि वे इस कौशल को केवल उसके सबसे बुनियादी रूप में ही सीख पाए थे। मून नाम की सॉफ्ट तकनीक उन्हें अच्छी तरह से आती थी, इसलिए ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी थी। मूनव्हील किंग के अपने अनुभवों और तकनीकों के बारे में सुनना उनके लिए विशेष रूप से मददगार था। यह एक अनमोल तोहफा था जो उसे मिला था। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई आसानी से खरीद सके। शिक्षाओं का अंतिम भाग तब था जब मूनव्हील किंग ने मून के बारे में बताया। हान सेन के लिए यह और भी ज़्यादा सार्थक था। मूनव्हील किंग से मिलने वाला यह एक बहुत बड़ा तोहफा है। हान सेन जानता था कि ऐसा तोहफा रेबेका और उसकी बहन जिसे चाहें दे नहीं सकती। मूनव्हील किंग ने खुद इसकी मंजूरी दे दी थी। अगले 2 दिनों तक हान सेन ग्रहण ग्रह पर ही रहा। बाओ एयर को 2 दिन पहले ही वापस कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यीशा ने कहा कि उसे बाओ एयर से लगाव हो गया है और वह चाहती है कि वह कुछ और दिन महल में रहे। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि यीशा बाओ एयर को सच में पसंद करती है या नहीं, या उसने वाकई उसके बारे में कुछ उजागर कर दिया है। खैर, इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। वह बस उसके घर लौटने का इंतजार कर रहा था। जब शैडो किंग वापस आया तो नैरो मून कई सुर्खियों का केंद्र बन गया। शैडो किंग, नाइट रिवर किंग, ब्लैक मून किंग, मूनव्हील किंग और नाइफ क्वीन ने हाल ही में एक प्राचीन उच्च जाति के खंडहर का अन्वेषण किया था। यह अभियान बेहद लाभदायक रहा था। खुदाई के दौरान एक महत्वपूर्ण वस्तु मिली। वे उसे अपने साथ वापस ले आए और उसके अनावरण से 1 महीने पहले तक नैरो मून में उत्साह का माहौल रहा। ये खंडहर एक प्राचीन देवता का निवास स्थान था। अंदर कई बहुमूल्य वस्तुएं थीं, जिनमें एक शक्तिशाली जीनोकला भी शामिल थी। लेकिन वह जाति रिबेट से भिन्न थी, इसलिए जीनो आर्ट को अनुसंधान के लिए नैरो मून के स्काई पाथ गार्डन के समकक्ष भेजा गया। वे जो वस्तु वापस लाए थे वह एक विशाल धातु की दीवार थी। रिबेट प्रोफेसर ने अनुमान लगाया कि प्राचीन देवता रूपी अभिजात वर्ग ने दीवार के सहारे अपनी जीनोकला का अभ्यास किया होगा, उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हुए। सुनने में तो यह एक साधारण सा औजार लग रहा था, लेकिन कोई भी दीवार जो बिना टूटे दैवीय शक्तियों का सामना कर सके, अद्भुत होती थी। यह एक बहुत ही दुर्लभ सामग्री से बनी थी और रिबेट इसे एक अनमोल खजाना मानते थे। उस पर कई हथेलियों के निशान थे जिनके बारे में उनका मानना था कि यह किसी जेनोकला का नतीजा था जिसका इस्तेमाल उस पर किया गया था। यह एक डरावनी जेनोकला थी और उन हथेलियों के निशानों पर अभी भी देवता रूपी अभिजात वर्ग की इच्छाशक्ति के अवशेष मौजूद थे।
नैरो मून के कई छात्र इसे देखने गए और उनमें से कई ने इससे कुछ न कुछ सीखा। हानसेन के पास ग्रहण ग्रह पर मार्क्विस जीन खाने के अलावा और कुछ करने को नहीं था। उसने कुछ जीनों कलाओं का अभ्यास किया, लेकिन वह बेचैन और ऊबने लगा था। अगर चाकू रानी बाओ एर को अपने महल में नहीं रखना चाहती होती तो वह उसे पहले ही आकाश महल ले जा चुका होता। हानसेन सफ़ेद जैड जिंग में जैड आत्माओं को पकड़ने के लिए वापस लौटने को उत्सुक था। हानसेन लिटिल एंजल, हान मेंगर और जीरो को धातु की दीवार देखने के लिए अपने साथ ले आया। जब वे वहां पहुंचे तो हानसेन को पता चल गया कि रिबेट ने अपना अस्तित्व क्यों नहीं छिपाया था। हानसेन की कल्पना की हुई छोटी दीवार के विपरीत ये लगभग 1000 मीटर लंबा एक नीला धातु का घन था। जब वह उसके पास खड़ा होता तो वह टुकड़ा एक पहाड़ के आकार का दिखाई देता। उसे किसी इमारत में छिपाना मुश्किल होता। नीले धातु के घन पर कई हथेलियों के निशान थे। कुछ उथले थे जबकि कुछ गहरे। हर हथेली के निशान में 5 उंगलियां थीं, इंसानों की तरह, लेकिन वे बहुत बड़ी थीं। हानसेन बिना सिर टकराए एक पर लेट सकता था। यह एक दैत्य का अवशेष है ना? हानसेन ने हाथ के निशानों की जांच करते हुए कहा। शायद ये वस्तु लिगू के खंडहरों में मिली थी। उनकी हड्डियों को देखकर लगता है कि वे 100 मीटर ऊंची थीं। रेबेका पास आए, उसके पीछे डूलिशे और बाकी लोग थे। सैद नाइट भी वहां था। उसने हानसेन को तिरस्कार से देखा। मैं समझ गया। हानसेन ने सिर हिलाया। उसने पैरों के निशानों को देखा और उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। हथेलियों के निशानों को देखते हुए उसे लगा कि इनमें से किसी भी प्रहार से पूरी आकाशगंगा नष्ट हो सकती थी। इसके बाद का दृश्य भी स्तब्ध कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हाथ से अनगिनत तारे टूट गए हों और पूरी आकाशगंगा नष्ट हो गई हो। देवीभूत लिगो बहुत शक्तिशाली थे। मुझे नहीं पता कि नीले धातु के घन कब से मौजूद हैं, लेकिन उन हथेलियों में जो इच्छाशक्ति है वह वाकई चौंकाने वाली है। हानसेन ने प्रशंसा की। हानसेन, अगर तुम्हें कुछ मिला है तो उसे साझा क्यों नहीं करते ताकि हम सीख सकें? डूलिशे ने पलक झपकाते हुए पूछा। हानसेन ने सिर हिलाया। मैंने इन छापों का अध्ययन नहीं किया है। मैं इनके पीछे छिपे अर्थ को समझ सकता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हानसेन के इतना कहते ही एक ठंडी आवाज आई। हानसेन, तुम बहुत विनम्र हो। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को बस एक नज़र की ज़रूरत होती है। तुमने तो कुछ बार देखा है। हानसेन ने वक्ता की तरफ देखा तो पता चला कि वह नाइट रिवर किंग का बेटा सैद नाइट था। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सैद नाइट को शी किंग किंग ने पीटा था, इसलिए मुमकिन था कि वह युवक अब भी हानसेन और शी किंग किंग से नफरत करता हो। हालांकि हानसेन को उस आदमी के अपमान की कोई परवाह नहीं थी। मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है तो शायद तुम्हें ही हमें बताना चाहिए। हानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सैद नाइट तो यही चाहती थी। वह एक पल के लिए खुश हुआ, फिर अचानक फिर से ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मैंने भी एक नज़र डाली। मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो आप लोगों को शुरू करने में मदद कर सकते हैं। रेबेका और बाकी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। सैद नाइट प्रतिभाशाली और बहुत तेज था, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह हानसेन से बेहतर हो सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह वो देख सके जो हानसेन नहीं देख सकता था, खासकर इतनी छोटी सी नज़र से। सैद नाइट देख सकता था कि बाकी लोग सतर्क थे, जिससे उसकी खुशी और भी कम हो गई। यह उसका पहली बार था जब उसने उन पैरों के निशान देखे थे, और बाकी लोगों के लिए भी। उसे उनके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसने खुद सीखी हो। हालांकि जब तक वह हानसेन को शर्मिंदा कर सकता था, स्रोत मायने नहीं रखता था। सबका ध्यान सैद नाइट पर था। वह नीले धातु के घन के चारों ओर घूमता रहा, मानो उसे देख रहा हो। एक बार उसके चारों ओर घूमने के बाद सैद नाइट ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीले धातु के घन पर हाथ के निशान एक पाम जीनो कला हैं। दुखद रात, मुझे लगता है सबको पता है। हम सब कह सकते हैं कि यह ताड़ के पेड़ की जीनो कला का नमूना है। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। राजा का बेटा हंसा। सैद नाइट ने उस युवा रिबेट की ओर देखा और कहा, कंडेंसेशन मेरा मतलब था। ये निशान क्यूब पर यूं ही नहीं दिखाई देते। ये सारे निशान मिलकर एक पूरी जीनो आर्ट बनाते हैं। तुम भी ये बता सकते हो, है ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? कंडेंसेशन ने उसे तिरस्कार से देखा। सैद नाइट मुस्कुराए और बोली, ये हथेली के निशान बेतरतीब से लग सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। मैं जो भावनाएं महसूस कर रही हूँ उनके अनुसार मुझे बस हथेली के निशानों की शुरुआत ढूंढकर उन्हें एक पंक्ति में लगाना है, और कौन जाने, शायद मैं इस हुनर को फिर से बना सकूं। हानसेन हैरान था। उसने भी इस बात को समझ लिया था, लेकिन उस निश्चितता के साथ नहीं जो सैद नाइट दिखा रही थी। क्या यह आदमी अचानक प्रतिभाशाली बन गया? हानसेन ने सोचा। हानसेन सैद नाइट से परिचित थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि युवा रिबेट में इस निष्कर्ष पर पहुंचने की बुद्धि या प्रतिभा है।
लेकिन नीले धातु के घन का पता कुछ ही समय पहले चला था और सैद नाइट ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके लिए किसी और स्रोत से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता। बधाई हो भाई नाइट। नाइट परिवार को एक स्मार्ट वारिस मिला है, ब्लैक मून किंग ने महल में नाइट रिवर किंग से विनम्रता से कहा। नाइट रिवर किंग ने भौहें चढ़ाईं। वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानता था और इस अचानक प्रभावशाली प्रदर्शन से वह हैरान था। नाइट रिवर किंग को सैद नाइट के अच्छे प्रदर्शन पर खुश होना चाहिए था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा शक था। आप जो चाहें कह सकते हैं। अगर आप उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितना आप खुद को पेश करते हैं, तो शुरुआती हथेलियां ढूंढें और उन्हें पंक्तिबद्ध करें। हमारे लिए उस हुनर को फिर से बनाएं। कंडेंसेशन को अब भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। सैद नाइट इंतजार कर रहा था कि कोई उससे ये पूछे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं। अगर किसी को इसकी शुरुआत दिख जाए तो मैं उसे दिखा दूंगा। उसके बाद सैद नाइट ने सबकी तरफ देखा। हालांकि उसकी नज़र हान सेन पर ही रुक गई और इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, हान सेन, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मुझे यकीन है कि तुम समझ रहे हो, है ना? तुम हमें शुरुआत कहाँ से दिखाते हो? हान सेन ने सिर हिलाया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज़ हमें सिखाए। अगर कोई और नहीं समझा सकता तो शायद मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। सैद नाइट धातु के ब्लॉक के सामने चला गया और उसके एक तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं सही हूं तो यहीं से हस्तरेखा कौशल शुरू होता है। इसके बाद सैद नाइट ने अपना बायां हाथ एक निशान में डाला। फिर उसने अपनी हथेलियों से उस निशान पर वार करना शुरू कर दिया। उसने कुछ तेज धातु जैसी आवाजें निकाली, लेकिन कुछ भी नहीं टूटा। सैद नाइट बार बार उस बिंदु पर प्रहार कर रहा था और उसने कहा, यह हथेली इस कौशल के व्यापक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है। यह आकाशगंगा को नष्ट करने जैसा एहसास पैदा करती है। ये हथेली बिना किसी दया के किसी भी चीज को नष्ट कर सकती है। ये बहुत ही दबंग है। बेशक ऐसा तो कोई भी कह सकता है। जैसे ही सैद नाइट ने हथेली पर निशान मारा, उसने सहजता से ऐसा ही किया। वह अनुभवी तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने भावनाओं को बखूबी समझाया। उसकी सोच सही थी। मैंने सैद नाइट को कम आंका था। उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, रेबेका ने चौंक कर कहा। रेबेका अकेली नहीं थी जो ऐसा सोच रही थी। बगीचे में मौजूद सभी छात्र, ड्यूक और किंग्स इस प्रदर्शन से हैरान थे। राजा और ड्यूक भी बस यही बता पाए थे कि यह एक हुनर है। वे इतना विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते थे। सैद नाइट उस हस्तकौशल की एक झलक फिर से बना रही थी और यह एक शानदार कारनामा था। सबको हैरान देखकर सैद नाइट और भी घमंडी हो गया। उसने अपना प्रदर्शन जारी रखा। उसने हजारों हथेली के निशान लगाए और एक भी नहीं चुका। वह घन के चारों ओर सहजता से घूमता रहा और सभी उसकी सटीकता की प्रशंसा करते रहे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यही हस्तरेखा कौशल है। क्या किसी और की कोई और राय है? सैद नाइट अब तक बहुत घमंडी हो चुका था। उसने अपना सिर उठाया और हान सेन की तरफ देखा। मिस्टर नाइट, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत सुंदर था, किसी ने उनकी तारीफ की। शायद ये बस किस्मत थी। कुछ भी नहीं था। मैं किसी जीनियस की तरह नहीं हूं जो चीज़ों को सिर्फ कभी कभी महसूस कर पाता है, कभी नहीं। सैद नाइट बोल रही थी, तभी नीले धातु के घन में एक कच की आवाज़ गूंजी। सबने वो आवाज़ सुनी और सबने उस क्यूब की तरफ देखा। उन्होंने जो देखा उससे सैद नाइट भी हैरान रह गई। उसने विक्टो द्वारा दिया गया वीडियो कई बार देखा था। वीडियो में एक व्यक्ति नीले धातु के घन पर सटीक क्रम से प्रहार करता हुआ दिखाया गया था। सैद नाइट ने इस दिन प्रसिद्ध होने के लिए बार बार अभ्यास किया था। लेकिन जब वीडियो में पामिंग प्रदर्शन समाप्त हुआ तो कुछ भी घटित नहीं हुआ। कच्चा कच्चा नीले धातु के घन से लगातार चटकने की आवाज़ें आ रही थीं और आवाज़ें तेज होती जा रही थीं। घन के किनारों पर दरारें पड़ गई थीं और वह चटक कर खुल रहा था। क्या वह हस्तकौशल एक पासवर्ड है जो नीले धातु के घन को खोलता है? हान सेन ने सोचा। हान सेन अकेला ऐसा नहीं सोच रहा था, सभी राजा भी यही सोच रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि धातु की वस्तु के अंदर क्या है, इसलिए वे चौक की ओर चले गए ताकि कोई खतरा न हो। इससे पहले कि नाइट रिवर किंग कोई आदेश दे पाता, नीला धातु का घन खुल गया। उसके अंदर एक छोटा नीला धातु का घन था। वह तरह तरह के अजीबोगरीब डिजाइनों से सजा हुआ था। तभी दूसरा नीला धातु का घन बिखरने लगा और हान सेन को एहसास हुआ कि वह पैटर्न असल में कोई पैटर्न नहीं था। वह तो जीवों के कई धातु के अंग थे जो आपस में गुथे हुए थे। धातु के राक्षसों का एक झुंड अचानक घन से बाहर निकला। वे आकार में लगभग आधे इंसान के थे, लेकिन वे सभी नीली धातु से बने थे। वे 4 पैरों पर खड़े थे और उनके हाथों और पैरों पर पंजे थे। उनके सिर कीड़े जैसे थे और उनके पंख धातु के थे जिनका आकार ड्रैगनफ्लाई जैसा था। अरे नहीं, भागो! हान सेन चिल्लाया। उसने लिटिल एंजल, जीरो और हान मेंगर को चौक और वहां मौजूद धातु के राक्षसों से दूर भागने के लिए कहा।
हान सेन ने अपना डोंगशुआन आभामंडल उन पर फैलाया। उनकी उपस्थिति जानलेवा लग रही थी, मानो वे जीव जो सिर्फ विनाश चाहते हों। वे बहुत नकारात्मक प्राणी थे। धातु के राक्षसों में सबसे कमज़ोर उपस्थिति जो उसे दिखाई दी वह अर्ल वर्ग की थी, लेकिन उनमें से कई इतने शक्तिशाली थे कि हान सेन भी दंग रह गए। हान मेंगर और बाकी लोग धीमे नहीं थे। वे भले ही अर्ल ही रहे हों, लेकिन उनकी गति मार्क्विस से भी कम नहीं थी। बेशक वे हान सेन से भी धीमे थे। ये कौन से जीव हैं जो मेरे संकीर्ण चंद्रमा पर मल गिराने की हिम्मत कर रहे हैं? नाइट रिवर किंग अपने वस्त्र की आस्तीनें लहराते हुए उबल पड़ा। उसकी आस्तीनों से एक अजीब सी काली शक्ति निकली और राक्षसों की ओर बढ़ी। नीले धातु के राक्षस ऐसे लग रहे थे मानो वे उसमें डूबने ही वाले हों। धमाका! धातु के राक्षसों के उस समूह से एक नीली रोशनी चमकी और एक चमकता हुआ राक्षस निकला। उसने नाइट रिवर किंग के गैलेक्टिक वाटर पर मुक्का मारा और उसकी नीली मुट्ठी ने नाइट रिवर के हमले को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। किंग क्लास! नाइट रिवर किंग उदास दिख रहा था। तभी कुछ और राक्षस प्रकट हुए। उनके सिर के चारों ओर भी नीली रोशनी थी और वे सभी राजा वर्ग के थे। नैरो मून के ड्यूक और दूसरे रईसों के चेहरे पीले पड़ गए। मून व्हील किंग अभी भी खुदाई कर रहा था, इसलिए वह नैरो मून से बहुत दूर था। बाकी राजाओं को भी काम था, इसलिए वे नैरो मून में नहीं थे। इस समय केवल नाइट रिवर किंग, ब्लैक मून किंग, शैडो किंग और यिशा ही मदद करने के लिए पर्याप्त निकट थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो शैडो किंग और यिशा तुरंत वहां पहुंच गए। यिशा ने अपना चाकू दहाड़ते हुए किंग क्लास नीले धातु के राक्षस की ओर घुमाया। नीली धातु का राक्षस चीखा और उसने अपनी नीली मुट्ठी यिशा की आने वाली दांत शक्ति पर घुमाई। कच्चा कच्चा! दांतों की शक्ति से नीली मुट्ठी की रोशनी चकनाचूर हो गई। चाकू की हवा नीले धातु के राक्षस पर लगी और वह अंतरिक्ष में उड़ गया। उस जीव की छाती में एक गहरी दरार पड़ गई, लेकिन खून नहीं निकला। ये चौंकाने वाला था कि एक प्राणी यिशा के प्रहार को झेल सकता है और तुरंत नहीं मर सकता। उसने भौहें चढ़ाईं और फिर से हमला करने के लिए अपना हथियार उठाया। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, धातु के समूह के भीतर से एक नीली रोशनी चमक उठी। उन राक्षसों में से एक उसके सामने प्रकट हुआ, जो उस नीली रोशनी से पूरी तरह चमक रहा था। उसने उसे एक जोरदार नीला मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई हुई थी। यिशा ने घुरघुराते हुए टस्क का इस्तेमाल किया। उसका हुनर हान सेन के दांतों वाले चाकू से भी ज्यादा शुद्ध था। उस वार के बाद बैंगनी चाकू की हवा मानो किसी राक्षस ने नीली मुट्ठी में काट लिया हो। धमाका! दोनों शक्तियां एक विस्फोट के साथ आपस में टकराईं। क्षेत्र का स्थान ही दरक गया और चीजें दरार की ओर खींचने लगीं। आधा देवता! सबने चौंक कर सोचा। नीली रोशनी वाला राक्षस यिशा से पूरी तरह लड़ रहा था और हारने का कोई आभास नहीं था। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, घन से और भी नीले धातु के राक्षस बाहर निकल आए। यह एक भयंकर युद्ध में बदल रहा था। धातु के राक्षस अंतरिक्ष में उड़ गए, दूसरे ग्रहों की तलाश में। वे पूरे नैरो मून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक धातु राक्षस ने हान सेन को निशाना बनाया था। हान मेंगर ने एक तीर बुलाया और उस पर चलाया। तीर सीधा नीले धातु राक्षस की आंख में जाकर फट गया। वेदना! तीर ने नीले धातु के राक्षस के मस्तिष्क को दो टुकड़ों में उड़ा दिया, लेकिन प्राणी अभी भी अपनी मुट्ठी घुमा रहा था। जीरो और लिटिल एंजल के हाथ में क्रमशः एक अस्थि खंजर और एक पंखदार तलवार थी। वे नीले धातु के राक्षस की मुट्ठी को रोकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने उसे प्रभावी ढंग से रोका, फिर दोबारा ऐसा न हो इसके लिए उसकी भुजाएं काट दी। मेरे दोस्त डरावने हैं। वे अर्ल क्लास के ही हैं और फिर भी वे मार्क्विस राक्षसों से लड़ सकते हैं। हान सेन अपनी टोली से खुश होकर मुस्कुराया। लेकिन टूटे हुए दिमाग और कटी हुई भुजाओं के बावजूद राक्षस अभी भी आने पर आमादा था। नीली रोशनी अभी भी उसके पैरों के चारों ओर घूम रही थी। हान सेन ने पागलों की तरह अपना भूतिया दांत वाला चाकू घुमाया और दुश्मन को दो टुकड़ों में काट डाला। राक्षस कुछ देर तक जमीन पर तड़पता रहा, फिर उसने दम तोड़ दिया। ज़ेनोजेनिक मार्क्विस का शिकार किया गया। ब्लू गोल्ड डेमन बग, ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन के दिमाग में ये घोषणा घूम रही थी। उसी समय हान सेन ने उस जीव के सिर में एक नीला क्रिस्टल उभरता देखा। ये लगभग एक अंडे के आकार का था। हान सेन ने नीला क्रिस्टल पकड़ लिया, लेकिन कई नीले सोने के दानव कीड़े उसकी ओर आ रहे थे। लड़ाई दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर कोई दुश्मन पारंपरिक तरीके से नैरो मून पर हमला करने की कोशिश करता तो वे अपनी सुरक्षा का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल सकते थे। यहाँ तक कि राजा वर्ग और अर्धदेवीवत लोग भी बाहर से घुस नहीं सकते थे। लेकिन नैरो मून के अंदर से नीला सोना दानव कीड़ा बाहर आ चुका था। निचले स्तर के कुलीन लोग नीले सोने दानव कीड़ों से नहीं लड़ पा रहे थे और यिशा और बाकी लोग अपने ही लड़ाकों से लड़ने में व्यस्त थे। इस हमले ने नैरो मून की पूरी व्यवस्था को तेजी से अस्त व्यस्त कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? उदास रात अपने चारों ओर ऐसे घूर रही थी मानो वो प्रलय देख रही हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में रिबेट के कई लोग मारे गए।
धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। हर तरफ से चीख पुकार मच गई। विक्टो, वो बेवकूफ़ विक्टो! सैद नाइट ने दांत पीस लिए। वह विक्टो को ढूंढना चाहता था जिसने उसे टेप दिया था, लेकिन विक्टो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक नीले सोने का दानव कीट अपनी ओर आता देखा। अब हम क्या करें? ज़ीरो ने पीछे हटते हुए पूछा। चलो ग्रहण ग्रह पर चलते हैं और बेस को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ ऐसे कीड़े तो बहुत हैं, लेकिन वे नैरो मून को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। हमें बस अपने बेस की रक्षा करनी है और मून व्हील किंग के लौटने का इंतजार करना है। हानसेन ने सीटी बजाई और लिटिल स्टार तुरंत उसके पास आ गया। कुछ लोग लिटिल स्टार की पीठ पर चढ़ गए और उसने स्टारसी ट्रैवल का उपयोग करके हानसेन को ग्रह ग्रहण पर वापस पहुंचा दिया। कुछ नीले सोने के दानव कीड़ों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन लिटिल स्टार का शरीर उन्हें चीरता हुआ निकल गया। लिटिल स्टार में किसी भी पदार्थ को पार करने की क्षमता थी। वहाँ कई ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स थे, लेकिन सौभाग्य से नैरो मून में फैल जाने के बाद वे उतने खतरनाक नहीं रहे। और अभी तक कोई भी ग्रहण ग्रह तक नहीं पहुंचा था। जब हानसेन बेस पर पहुंचा तो उसने सभी को हथियार इकट्ठा करने और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। उसने बेस की रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय कर दीं। लिटिल सिल्वर और अन्य लोग हानसेन के पीछे चले गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। बज़्ज़ट, एक नीला सुनहरा दानव कीट वायुमंडल को चीरता हुआ ग्रह ग्रहण तक पहुंच गया। हालांकि वह आधार की ओर नहीं गया। वह एक विशिष्ट पर्वत की ओर बढ़ा जिसके बारे में ज्ञात था कि वहां ज़ेनोजेनिक्स अजीब प्राणी रहते हैं। हानसेन ने सोचा कि ब्लू गोल्ड डायमंड बग में मारने की तीव्र इच्छा थी और वह सबसे पहले ज़ेनोजेनिक्स पर टूट पड़ा क्योंकि वे सबसे करीब थे। हानसेन ने स्नाइपर राइफल के रूप में स्पेल को बुलाया और स्कोप से ब्लू गोल्ड डायमंड बग को ट्रैक किया जो ज़ेनोजेनिक्स के ऊपर उड़ रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज चीख निकाली। अगले ही पल सभी ज़ेनोजेनिक्स की आंखें लाल हो गईं। ज़ेनोजेनिक्स का समूह मचलने लगा और उनमें उन्माद भर गया। और जब नीला सोना दानव कीट फिर से चीखा तो वे सब बेस की ओर भागने लगे। अरे नहीं, ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स ज़ेनोजेनिक्स को नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे केवल कम बुद्धि वाले लोगों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वे बड़े लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं तो नैरो मून का अंत हो जाएगा। हानसेन ने अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। एक गोली चली और वह ब्लू गोल्ड डायमंड बग की बाईं आंख में जा लगी। गोली कीड़े की आंख की पुतली को छेदते हुए उसके सॉकेट में जा धंसी। हालांकि गोली पर एक जादू था। कीड़ा इतना धीमा हो गया कि जमीन पर गिरने लगा। कछुआ उन दुश्मनों के खिलाफ बहुत उपयोगी था जो गति और उड़ान पर निर्भर थे। हानसेन ने अपने खरगोश के जूते पहने और अपने कानों और पीठ के लिए ड्रैगन के पंख लगाए। उसका शरीर लाल हो गया और वह नीले सुनहरे दानव कीट की ओर दौड़ा। उसने घोस्ट टीथ नाइफ उठाया और टस्क से कछुआनुमा कीट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़ेनोजेनिक मार्क्विस का शिकार किया गया। ब्लू गोल्ड डायमंड बग ज़ेनोजेनिक जीन पाया गया। जब ब्लू गोल्ड डायमंड बग मर गया तो उसके प्रभाव में आए ज़ेनोजेनिक्स फिर से सामान्य हो गए। उन्होंने हानसेन की उपस्थिति महसूस की और जल्दी से भाग गए। हानसेन ने आसमान की ओर देखा, लेकिन ज्यादातर जीव जो उसे पता थे कि उसके ऊपर थे इतने गहरे रंग के थे कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ राजा वर्ग और अर्धदेवी रूपी कीड़े ही दिखाई दे रहे थे जो यशा और बाकियों से लड़ रहे थे। वे अंतरिक्ष में लड़ रहे थे, तारों के सामने चमक रहे थे। वह उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स संभवतः अन्य ग्रहों पर उतर रहे हैं। तुम लोग ग्रह पर ही रहो, मैं जाकर देखता हूँ। हानसेन ने सोचा कि ग्रह ग्रहण अभी सुरक्षित है। उसने लिटिल स्टार को पीछे छोड़ दिया और अपने ड्रैगन पंख फड़फड़ाते हुए अंतरिक्ष में तेजी से भाग गया। हानसेन किंग क्लास ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स के चारों ओर उड़ रहा था। वह इतनी दूर था कि उसे दूर से सिर्फ चमक दिखाई दे रही थी और वह लड़ाई को ठीक से देख नहीं पा रहा था। नीली रोशनी और बैंगनी चाकू की हवाएं अंतरिक्ष में चुंबकीय तूफान जैसी थीं। हानसेन समझ गया कि यशा ही लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वे ग्रह को नष्ट कर देंगे। हानसेन ग्रहण ग्रह के सबसे नज़दीकी ग्रह के पास से गुजरा और उसने देखा कि वहां ज्यादा नीले सोने के दानव कीड़े नहीं थे। वह आगे बढ़ता रहा और नीले धातु के घन वाले ग्रह की ओर बढ़ गया। उसने सोचा कि उस जगह सबसे ज्यादा ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स होंगे, इसलिए उसे अपना निशाना बनाया। वह जितने ज्यादा कीड़े मारेगा, नैरो मून को उतना ही कम नुकसान होगा। कीड़ों के पास कम बुद्धि वाले ज़ेनोजेनिक जीवों को नियंत्रित करने की शक्ति थी। ये खुद कीड़ों से भी ज्यादा खतरनाक था। जिस ग्रह पर नीले धातु के घन का वास था, वहां कई कम बुद्धि वाले ज़ेनोजेनिक जीव थे और अगर कीड़ों ने उन सभी पर नियंत्रण कर लिया तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि नैरो मून के कुलीन वर्ग भी हानसेन के डर से सहमत थे, क्योंकि वे भी उसी ग्रह पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जब ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स प्रकट हुए तो रिबेट में भारी अराजकता फैल गई। फिर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
ड्यूक्स ने जल्दी से लड़ाई शुरू कर दी और उन लोगों को बाहर निकाल दिया जो लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। रेबेका और दूसरे युवा भी ब्लू गोल्ड डायमंड बग से लड़ रहे थे। उन्होंने भूदृश्य के भूगोल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कुछ ही देर बाद शहर के बाहर से एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद भूकंप आया और शहर में गुस्से से भरी दहाड़ें और डरावनी चीखें गूंजने लगीं। कोई देखने गया तो उसने देखा कि हर तरफ से एक अंतहीन विदेशी जनसमूह आ रहा है। उनकी आंखें लाल थीं, वे शहर पर हमला करने वाले थे। नीले सोने के दानव कीड़ों का एक उड़ता हुआ समूह हवा में खतरनाक चीखें मार रहा था और ज़ेनोजेनिक्स को शहर की ओर धकेल रहा था। रेबेका नागरिकों को निकालने में मदद कर रही थी और जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे नहीं, क्या ये धातु के राक्षस ज़ेनोजेनिक्स को नियंत्रित कर सकते हैं? रेबेका कराह उठी। उस बेवकूफ़ उदास रात, उसने नैरो मून को तबाह कर दिया है, डूलिशे फुसफुसाया। अगर ज़ेनोजेनेसिस शहर में घुस आए तो ड्यूक से नीचे के ज़्यादातर लोग मर जाएंगे। स्थिति और भी बदतर हो गई क्योंकि यिशा और ब्लैक मून किंग ने अभी तक अपने विरोधियों को नहीं मारा था। बुलाने के लिए कोई अतिरिक्त सेना नहीं थी। बज़्ज़ट, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और शहर से एक हरी रोशनी चमक उठी। ये नज़ारा देखने वाले सभी लोगों के लिए राहत भरा था। शहर के बाहर एक हाई वोल्टेज लेज़र नेट लगाया गया था। ये ड्यूक और उससे नीचे के जीवों के खिलाफ बहुत कारगर था। अगर यह बाहर से आने वाले जीवों को रोक पाता तो शहर काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि जाल काफ़ी नहीं था। पागल ज़ेनोजेनेसिस अभी भी आ रहे थे, अपने साथियों की गिरती हुई लाशों पर चढ़कर जाल से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। जली हुई लाशों से एक रास्ता बनाया गया और ज़ेनोजेनेसिस ने शहर में फटे हुए बांध की तरह बाढ़ ला दी। एक वानर जैसे ज़ेनोजेनिक ने एक इमारत को ध्वस्त कर दिया, जबकि एक अजगर जैसा प्राणी हवा में उड़ता हुआ पूरे देश में आग की लपटें बरसा रहा था। हर तरफ मौत और खून ही खून था। रेबेका और डूलिशे निराश महसूस कर रहे थे। वे इतने सारे विदेशी जीवों से निपट नहीं सकते थे। ज़ेनोजेनिक्स को नियंत्रित करने वाले नीले सोने के दानव कीड़ों को मार डालो। शहर के ऊपर एक लाल छाया चमक उठी जो ज़ेनोजेनिक्स के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही थी। एक बैंगनी चाकू जिसके पास डरावनी हवा थी उड़ता हुआ आया और उसके संपर्क में आने वाले सभी उड़ने वाले ज़ेनोजेनिक्स को मार डाला। दबंग दांत, कृपया मुझे इन नीले सोने के दानव कीड़ों को मारने के लिए अपनी शक्ति दो। हानसेन ज़ेनोजेनिक और नीले सोने के दानव बग सेनाओं के सामने उड़ गया। बहुत ज़्यादा ज़ेनोजेनिक्स हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। ओवरबियरिंग टीथ चिल्लाया। उसने ड्यूक्स को ज़ेनोजेनिक्स से आगे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लू गोल्ड डायमंड बग्स चालाक थे। बग्स जहां भी जाते वे ज़ेनोजेनिक्स को उनकी रक्षा करने का आदेश देते। चाहे कितने भी जीव मारे जाएं, ड्यूक्स बग्स तक नहीं पहुंच सकते थे। मेरे हमले का पीछा करो, हानसेन चिल्लाया, भूतिया दांत वाले चाकू को वापस म्यान में डालने से पहले। स्पेल उसके कंधों पर एक रॉकेट लॉन्चर बन गया और फिर उसने गोली चला दी। उसका रक्त लाल शरीर धुएं के निशान के पीछे पीछे चल रहा था। धमाका, रॉकेट ज़ेनोजेनिक्स के बीच फट गया। गोली में इतनी विनाशकारी शक्ति नहीं थी कि मार्क्विस ज़ेनोजेनिक्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन जब विस्फोट की शॉकवेव दुश्मन से टकराई तो उनकी गति बहुत धीमी हो गई। उनके शरीर पर कछुए के निशान दिखाई दिए।